हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक फिज़िक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड है। और ये मैंने प्रॉब्लम नंबर 49 है फ्रॉम शशि भूषण तिवारी बुक। सो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि अ बॉल ऑफ रेडियस आर फिट्स टाइटली इनसाइड अ ट्यूब अटैच्ड टू अ कंटेनर। देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द ट्यूब wall and the ball. Volume of air inside the container is V naught when the ball is in equilibrium. Density of the material of the ball is B and the atmospheric pressure is P naught. If the ball is displaced a little from its equilibrium position and released, find the time period of its oscillation. Assume that temperature in the container remains constant and that air is an ideal gas. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो ये मोर लाइक कंसेप्चुअल है। अगर आप कंसेप्ट मालूम है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो अगर बॉल उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, सपोज बॉल डिस्प्लेस इस वे में हुई कि जो अंदर कंटेनर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। अब कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो मुझे इससे ये मालूम है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रह रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहा। वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो अब कंटेनर का प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। मतलब बॉल यहाँ से राइट गई, अब कंटेनर उस पर कम प्रेशर लगा रहा होगा, एटमॉस्फेयर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो एटमॉस्फेयर उसे वापस लेफ़्ट साइड में धकेलेगा। तो वो रीस्टोरिंग फोर्स का इधर वर्क हो रहा है ना, इधर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। इस कारण ही तो यहाँ पे एक ओसिलेटरी मोशन दिखेगी हमें कि वो ऐसे ओसिलेट करना जाएगा अगर मैंने थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस किया। ओके, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो तो हमें क्लियर है। तो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इधर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो हमारा मेन फोकस है ना प्रेशर में क्या चेंज आएगा अगर मैं वॉल्यूम को, मेरा मेन फोकस है कि सपोज वॉल्यूम v प्लस डी वी हो गया तो प्रेशर में क्या चेंज आया। तो वो ढूंढना बहुत ही सिंपल है। मुझे क्या करना है, मैं दोनों ही साइड डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो इससे क्या मिलता है, पी डी वी प्लस वी डी पी, क्योंकि इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि पी और वी दोनों ही वैरी कर रहे हैं, क्योंकि मैं वी को ही तो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि मेरा जो डी पी है यानी चेंज इन प्रेशर है वो इक्वल है माइनस पी डी वी बाय वी के। थोड़ा आपको एस एच एम जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अभी अगर आप मेन फोकस करोगे तो ये डी पी हमने दूसरे रीज़न से इसलिए ढूंढा है कि अब सपोज़ नया प्रेशर पी प्लस डी पी हो गया, वहीं यहाँ पे ये प्रेशर पी ही रहा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो पी ही रहा। तो अब ना डीपी प्रेशर लग रहा होगा इस पर। इधर देखना, ये डीपी नेगेटिव आएगा, मतलब वो वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल फोर्स कितना लगा, फोर्स इधर होगा माइनस डी पी टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। अब फोर्स को भी हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन से मतलब है, क्योंकि पहला हमारा ट्राई क्या होता है कि हम चेक करें कि ये एस एच एम है कि नहीं। तो टाइम पीरियड के लिए वो चेक करना है। तो मैं जानता हूँ यहाँ पे, इसे मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स डेंसिटी, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर डी पी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक तरीके से डीपी के टर्म्स में हमने ढूंढा है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आता है, एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया, आप दोनों ही साइड देखोगे ना तो एक पाई पाई कटा और आर स्क्वायर हट गया, तो ये बना -3/4 पाई 3/4 आर डी टाइम्स डी पी। अब वहीं एक्सेलरेशन को तो मैं लिख दूंगा d2x/dt²।
डीपी का क्या, इसलिए तो हमने ये रिलेशन ढूंढा है भाई। तो ये रिलेशन को अब हम यूज़ करने पे आए तो ये हमें क्या कहता है, माइनस पी नॉट डी वी बाय वी नॉट। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो डी वी किसके इक्वल होगा। अब मैंने सपोज़ यहाँ पे देख ही लिया कि अगर मैंने इसे एक्स से डिस्प्लेस किया ना तो यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम एक तरीके से ना यहाँ पे आपको एक सिलेंडर मिलेगा जिसका ये लेंथ x है और ये एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो ये जो वॉल्यूम में जो डी है वो मैं देखूँ ना तो पाई आर स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा अगर x से डिस्प्लेस किया है। तो ये आ गया माइनस पी नॉट टाइम्स पाई आर स्क्वायर एक्स ओवर वी नॉट। ये वैल्यू अब हम यहाँ पे यहाँ पे डाले तो ये सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट टर्म्स देखोगे तो वो क्या है, माइनस 3p0 अपॉन 4r डी वी नॉट टाइम्स पाई आर स्क्वायर एक्स। तो ये यहाँ से सॉल्व करने पे किसकी जाता है इक्वल, जस्ट अ सेकेंड, d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3p0 बाय 4 डी वी नॉट टाइम्स पाई आर एक्स। ये रिलेशन आया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो जैसे SHM में क्या होता है, d2x स्क्वायर बाय d2x बाई dt स्क्वायर माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल रहता है, ये भी वैसा ही एक इक्वेशन आया। तो यहाँ पे हमारा जो ओमेगा है वो किसके इक्वल है, ओमेगा आप देखोगे तो वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3p0 पाई अपॉन 4 डी वी नॉट के इक्वल है इन दिस केस। तो अभी ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई ओमेगा के। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा यहाँ से आया, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, टाइम पीरियड तो इनसे 2 पाई बाय ओमेगा होगा। आई एम रियली सॉरी, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होगा, क्योंकि लाइक ओमेगा यहाँ पे हम देखें तो ओमेगा तो किसके इक्वल होता है, d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और वहीं टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई बाय ओमेगा के, क्योंकि ओमेगा बेसिकली एंगुलर पीरियड है, सॉरी एंगुलर पीरियड नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये यहाँ से आया 2 पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4d वी नॉट बाय 3p0 पाई। तो यहाँ पे ना ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैं 2 के इक्वल होगा तो बाहर ले जाता हूँ, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ पाई डी वी नॉट अपॉन 3p0। सो टाइम पीरियड की वैल्यू इसके इक्वल होगी और यहाँ पे मोशन SHM हो रही होगी। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया। यहाँ पे कुछ करना नहीं था। सबसे पहले तो हमने ये ढूंढा कि dp कैसे वेरी कर रहा होगा बॉयल्स लॉ को यूज़ करते हुए, फिर dp कैसे वेरी कर रहा है तो उस हिसाब से फोर्स ढूंढा, और फिर तो वो बस नॉर्मल थोड़े मैथमेटिक्स लगा के d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल लाए। अब ओमेगा ढूंढ लिया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो उससे टाइम पीरियड ढूंढा हमने। तो टाइम पीरियड ढूंढने के बाद हमारा क्वेश्चन में हमसे एक तो यही टाइम पीरियड ही पूछा था,
टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पी नॉट और वी नॉट हमें मिल गया। सो आई होप आपको आज का ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। ओके, बाय एवरीवन।